हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी पीएमएफआईएएस की बुक को, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। और आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे लेटर मुगल एम्परर्स के बारे में और उनकी क्या क्या पॉलिसीज थी। हम कुछ मल्टीपल लेक्चर्स बनाएंगे और जितने भी मुगल एम्परर्स रहे हैं, लेटर मुगल एम्परर्स, उनके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जो अर्ली मुगल एम्परर्स जो थे या जो ग्रेट मुगल एम्परर्स जो थे, उनके बारे में डिस्कशन की जो इंपॉर्टेंस है वो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड होती है। मॉडर्न में आपको लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सारे के सारे इवेंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं औरंगजेब की डेथ के बाद। और औरंगजेब का देहांत कब हुआ? 1707 में, 1707 में। ठीक है, तो अंजलि, मयूर, ये जो पीडीएफ है इसका पेज नंबर 32 निकाल लो आप। यहाँ पर आपको टॉपिक दिख जाएगा, लेटर मुगल एम्परर्स और उनकी पॉलिसीज। ठीक है, यहाँ से हम लोग अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो मुगल एम्परर आता है हमारी डिस्कशन में औरंगजेब की डेथ के बाद, अगर ये वाला चार्ट आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने कवर करा था, बादशाह के बारे में अब तो आप लोग अच्छी तरीके से जान गए होंगे। ठीक है, अगर हम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तक अगर हम लोग आते हैं, छठे मुगल एम्परर तक, तो ये लोग थे ग्रेट मुगल एम्परर्स। इसकी डेथ होती है औरंगजेब की 1707 के अंदर। और उसके बाद जो मुगल एम्परर बनेंगे औरंगजेब के बाद वाले, हमें उसको स्टडी करना है आज के लेक्चर से। तो हम पहले तो स्टडी करने जा रहे हैं आजम शाह के बारे में, लेकिन इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। औरंगजेब के, ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब के 3 बेटे थे। उन 3 बेटों के बीच में लड़ाई चली कि थ्रोन पर बैठेगा कौन, बाप की जो गद्दी है उसको कौन संभालेगा। थोड़े टाइम के लिए आता है सत्ता में, कुर्सी पर, और उस बंदे का नाम होता है आजम शाह। ये औरंगजेब का बेटा ही था। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर जब मैं वाइंड अप करने लगा था तब मैंने आपको बताया था इसका कार्यकाल बहुत छोटा था दोस्तों। सिर्फ ये 3 महीने के लिए आया था, मार्च से लेकर जून तक 1707 में। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई। उसी साल इसका ये बेटा जो था आजम शाह, ये गद्दी पर आता है। लेकिन कार्यकाल बहुत छोटा है, तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ऐसा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसका सिर्फ नाम बोलकर जो है टेक्स्ट या जो बुक्स होती हैं उसके अंदर छोड़ दिया जाता है। आपको इसके बारे में कुछ स्टडी नहीं करना है। तो अगर आप देखो, मार्च से लेकर अप्रैल तक, अप्रैल से मई तक और मई से जून तक, तो 3 महीनों का इसका कार्यकाल था। असली जो बात होना शुरू होती है लेटर मुगल एम्परर्स के बारे में, वो होती है इससे। जो 8वें नंबर का मुगल एम्परर जो था वो था बहादुर शाह। ये भी औरंगजेब का बेटा था और ये बूढ़ा था उस टाइम पर। लगभग 65 साल जो है उसकी उम्र थी। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, जब लेक्चर हम लोग खत्म करने वाले थे, ये वाला फैक्ट बताया था। और इसका जो कार्यकाल है इसको हमें समझना पड़ेगा 1707 से लेकर 1712 तक। इसको हम स्टडी करेंगे डिटेल्ड तरीके से। ठीक है, तो बात करते हैं लेटर मुगल एम्परर्स में। सबसे पहला लेटर मुगल एम्परर जो है हमारी डिस्कशन में, दैट वाज बहादुर शाह। और इसको मैं नंबरिंग क्या दूंगा, मयूर, अंजलि, ओवरऑल क्या, कौन सी नंबरिंग होगी इसकी? नहीं, नंबरिंग क्या होगी? जैसे भाजसा हम लोग जो पढ़ते हैं, कौन से नंबर का है ये 8th हो जाएगा, 7th नहीं होगा। क्योंकि 7th में मैंने आपको बताया उसका एक बेटा था जिसका कार्यकाल 3 महीने का था। तो ये चीज याद रखना। बहुत कम बुक्स ऐसी होती है जिसमें इतना डिटेल में गिवन होता है। यहां पर ये फैक्ट अगर आपको मिल रहा है तो यू शुड एम्ब्रेस इट। ठीक है, तो बहादुर शाह जो है, इससे पहले जो आया था सत्ता में वो था आजम शाह। ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया उस चार्ट के थ्रू। और ये था 7th नंबर का मुगल एम्परर। 8वें नंबर का जो था वो था बहादुर शाह। ठीक है, और ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। बादशाह एब्रीवेशन से तो आपके जो 6 मुगल एम्परर्स जो थे, जो ग्रेट मुगल एम्परर्स थे, वो तो आप समझ ही जाते हो, वो तो आपको याद ही हो गया। उसके बाद की कहानी जो है वो आपको नाम और उनकी जो डेट है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके जीवन काल में जो हुए, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। बहादुर शाह का जो दूसरा नाम था वो था शाह आलम वन। और इसका जो पूरा कार्यकाल रहता है वो रहता है 1707 से लेकर 1712 तक। ये वाली बात आप याद रखना। तो औरंगजेब की जैसे ही डेथ होती है, और औरंगजेब की डेथ का जो साल था वो क्या था?
1707 यानी कि 1707। तो औरंगजेब के जो 3 बेटे होते हैं उनके बीच में हो जाती है लड़ाई शुरू के बाप की विरासत पर गद्दी पर विराजमान होगा कौन, कौन संभालेगा अपने पिताजी की गद्दी को, जो कि था औरंगजेब। शुरुआत में 3 महीने के लिए आता है आजम शाह, ठीक है, जो कि बना 7वां मुगल एम्परर, लेकिन इसका कार्यकाल बहुत छोटा होता है तो इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। फाइनली 65 साल का जो बुढ़ा होता है बहादुर शाह, और ये कहलाएगा 8th मुगल एम्परर, ये आता है फाइनली कुर्सी पर। ये इन तीनों बेटों के बीच में जो लड़ाई हो रही थी उसमें ये विक्टोरियस था। आपका होमवर्क दोस्तों ये है, एक नाम आपके सामने औरंगजेब के बेटे का आजम शाह, जो कि मुगल एम्परर बना क्या, जी हाँ बिल्कुल बना। दूसरे बेटे का नाम है आपके सामने बहादुर शाह, क्या वो मुगल एम्परर बना, यस, अपने भाई के बाद 3 महीने सत्ता संभालने के बाद ये मुगल एम्परर बना। तीसरे बेटे का नाम जो है वो आप बताना कमेंट कर, ये आपका होमवर्क है। बहादुर शाह इमर्ज होता है इन तीनों में से विक्टोरियस, नाम होता है इसका शाह आलम वन, ठीक है, और ये 1707 से लेकर 1712 तक मुगल गद्दी जो है वो संभालता है एज मुगल एम्परर, ठीक है। अब देखो क्या है, इनका खानदान जो है शुरू से बदनाम नहीं था। मुगल एम्पायर जो है वो हमेशा अपनी रिलीजियस टॉलरेंस वाली जो पॉलिसीज हैं, जो कंसीलिएशन अप्रोच है, प्यार मोहब्बत से बात कर कर किसी भी राजा के साथ लड़ाई झगड़े को सॉल्व करवा लेना, इसलिए जाना जाता था। अकबर ने तो उसको बहुत बखूबी तरीके से फॉलो करा। शाहजहां तक भी मुगल एम्पायर की जो छवि थी बरकरार रही। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, औरंगजेब ने अपने खानदान के नाम को पूरा का पूरा कलंकित कर दिया था, डुबा दिया था। ये था बहुत ज्यादा कट्टर, हिंदूज के प्रति इसका जो एटीट्यूड था वो बहुत नेगेटिव था। मंदिरों में लूटपाट करवाना, मंदिरों को तोड़वाना, जिजिया लगवाना, हिंदूज पिलग्रिमेज टैक्स लगवाना, इसके जो सोल्जर्स थे, जो उसकी फोर्सेस थी, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि वे हिंदू औरतों का रेप भी करते थे। लेकिन इसने कभी भी रोका नहीं उनको, और जो सिख के गुरु थे उनको भी मारा गया था औरंगजेब के कार्यकाल में, औरंगजेब ने मरवाया था, ठीक है। तो इसका जो पीसफुल अप्रोच जो था औरंगजेब का, वो मतलब कहने को हम कह सकते हैं कि पुराने मुगल एम्परर्स का अप्रोच जो थी उनकी पूरी वो पीसफुल अप्रोच के साथ थी। लेकिन औरंगजेब की जो अप्रोच थी, अगर हम उसको पीसफुल कहें तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। औरंगजेब का जो एटीट्यूड था वो पॉजिटिव सिर्फ मुसलमानों के लिए था। उसने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी या फिर कंसिलेटरी अप्रोच जो है, प्यार मोहब्बत से बात करके किसी को समझाना, ठीक है, या झगड़े को सॉल्व करना, या सबको साथ लेकर चलना, ये उसके खून में नहीं था। जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था, जब वो अपना एम्पायर एक्सपेंड कर रहा था, जो कि एक फैक्टर बना भी था मुगल एम्पायर के डिक्लाइनिंग के पीछे, वहां से मुगल एम्पायर का एक एपेक्स पॉइंट जो टॉप था वो लग चुका था, और उसके बाद उसका डिक्लाइनिंग फेज जो है वो शुरू हो जाएगा। तो रीजनल किंगडम्स बहुत ज्यादा चिढ़ने लगे थे अब मुगल एम्पायर से, स्पेशली औरंगजेब बीइंग अ मुगल एम्परर उससे। लेकिन अब जो बेटा है, हमें ये देखना है, जो बेटा ज्यादा टाइम के लिए जो गद्दी पर आया, आजम शाह का तो कोई टॉपिक बनता ही नहीं है डिस्कशन का। बहादुर शाह की अगर हम बात करें, जिसका नाम है शाह आलम वन, क्या इसने अपने पिताजी वाले एटीट्यूड को, रवैये को अपनाया, या फिर ये कुछ डिफरेंट करेगा? इसको समझ में आ गया था कि हमारा एम्पायर जो है, मुगल एम्पायर काफी वास्ट है, उसके ज्योग्राफिकल फ्रंटियर्स जो है वो बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, और अगर मैं अपने पिताजी की तरह सिर्फ मुसलमान 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 करता रहूंगा, हिंदू लोगों से नफरत करूंगा, सिख के गुरु को काटूंगा, मराठाओं से नफरत करूंगा, राजपूतों से नफरत करूंगा, तो मुझे इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। हम समझते हैं कि इसने पॉलिसीज को किस प्रकार से चलाया, अपने बाप के मॉडल पर, या बिल्कुल उससे यूटर्न एक अप्रोच अपनाई। तो दोस्तों आंसर इस क्वेश्चन का यह है कि बहादुर शाह ने सारी की सारी पॉलिसीज जो कि उसके बाप ने अपना रखी थी, औरंगजेब ने, उसको कर दिया रिवर्स। और यहां पर कौन सी पॉलिसीज को रिवर्स कर दिया? जो इसको पता थी मुगल एम्पायर को ध्वस्त कर सकती है, मिट्टी में मिला सकती है, हमारे दुश्मन जो है वो बढ़ा सकती है, और हमारा दुश्मन का दायरा बढ़ने का मतलब ये है, अगर हमारी दुश्मनी बढ़ती है, पैसों की खर्ची होना और फालतू में लड़ाई झगड़े में हमारी फोर्सेस का मारा जाना। तो इसने औरंगजेब की जो भी नैरो माइंडेड पॉलिसीज थी उसको कर दिया रिवर्स, ठीक है। और इसने कुछ ऐसे मेजर्स अपनाए जो कि औरंगजेब से बिल्कुल ही ज्यादा अलग थे, बिल्कुल
उससे अपोजिट थे। ठीक है, तो इसकी अप्रोच को हम जानते हैं जो कि औरंगजेब के एटीट्यूड और अप्रोच से बिल्कुल अलग है। तो इसने सबसे पहले तो औरंगजेब की पॉलिसी कैसी थी, उसके पास जो एटीट्यूड था वो कैसा था, वो था रिलीजियस इनटॉलरेंस का, यानी कि वो दूसरे धर्मों के लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता था, उनके साथ बैठकर प्यार से बातचीत नहीं करता था, मंदिरों को तोड़वाना, पिलग्रिमेज टैक्स लगवाना और ज्यादा उसने लफड़े जो करे थे सिखों के साथ, मराठाओं के साथ और ओवरऑल हिंदूज के साथ। लेकिन बहादुर शाह ने वो पॉलिसी रिवर्स कर दी, इसने पॉलिसी अपनाई रिलीजियस टॉलरेंस की। ठीक है, और इसके कार्यकाल में मंदिर वगैरह बिल्कुल भी नहीं तोड़वाए गए थे, जो औरंगजेब के कार्यकाल में बहुत ज्यादा मंदिरों का नाश हुआ था, विनाश हुआ था, लूटपाट हुई थी, मूर्तियों की, तिजोरियों की मंदिर में जो होती हैं, और हिंदूस इसकी वजह से काफी ज्यादा चिड़े हुए थे। लेकिन इसने हिंदूस को पैसिफाई करने के लिए, उनको शांत करने के लिए मंदिरों में जो अभी तक डिस्ट्रक्शन चलती थी इसके बाप के कार्यकाल में, उसको टोटल तरीके से रोक दिया, उसको थमा दिया। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम कहें कि हमें इसकी टॉलरेंस की पॉलिसी कैसे देखने को मिल सकती है, ठीक है, इसने अपनाई एक कॉम्प्रोमाइज की पॉलिसी और कंसिलिएशन की पॉलिसी दूसरे रूलर्स के साथ, यानी कि प्यार से बैठकर बातचीत करना, सबको साथ लेकर चलना, जो अभी तक मुगल एम्पायर की पहचान थी, शुरू से ही थी। औरंगजेब ने सिर्फ कलंकित करा था बीच में आके सत्ता में, लेकिन इसने दोबारा जो अर्स्टवाइल मुगल एम्परर्स होते थे, जो कि हमेशा कॉम्प्रोमाइज और कंसिलिएशन की अप्रोच के साथ वर्क करते थे दूसरे रूलर्स के साथ। जरूरी नहीं है कि आपने अपने दुश्मन को कभी रणभूमि में हराया है तो आप उसका गला ही काट दो, उनकी औरतों को उठा लो, आप उनको जगह भी दे सकते हो अपने एम्पायर के अंदर, या फिर आप एटलीस्ट उनसे ये बोल सकते हो कि हमने तुम्हें युद्ध के अंदर पराजित करा, अब तुम इंडिपेंडेंट तरीके से किंगडम को अपने चलाओ, लेकिन छत्र छाया में हमारी चलाना, नाम हमारा ही होना चाहिए। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम अपना एम्पायर या किंगडम चला कैसे रहे हो, तो तुम्हें यह बोलना है कि तुम मुगल एम्पायर की छत्र छाया के अंदर अपना किंगडम चला रहे हो। यह रवैया फॉलो करा जाता था पुराने मुगल एम्परर्स के द्वारा, जिसको औरंगजेब ने कंप्लीट तरीके से इस व्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया था। लेकिन बहादुर शाह एक ऐसा रूलर इमर्ज होकर आया जिसने दोबारा से जो प्रेस्टीज जो थी मुगल एम्पायर की, उसको वापस रीगेन करा। वो नहीं चाहता था लड़ाई झगड़े करना, वो जानता था कि ये सिर्फ पैसों की खर्ची है, वक्त की बर्बादी है ये। ठीक है, तो बहादुर शाह के कार्यकाल में और क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन जो था ना वो थोड़ा सा खराब होने लगा। ठीक है, हमने एक बात पढ़ी थी औरंगजेब के कॉन्टेक्स्ट में कि औरंगजेब के टाइम पर भले ही रिलीजियस इनटॉलरेंस की पॉलिसी जो है वो फॉलो करी जाती थी, नॉन कंसिलिएटरी और नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल वाली जो अप्रोच है वो फॉलो करी जाती थी, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत मजबूत था औरंगजेब के टाइम पर। बाद में हालांकि उसको लॉसेस का सामना करना पड़ा था, डिटेरियोरेट वो हो गया था, और वो भी सिर्फ औरंगजेब की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की वजह से। लेकिन बहादुर शाह के टाइम पर क्या था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो वीक हो गया था, वो थोड़ा सा बर्बादी के रास्ते पर जा रहा था। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है दोस्तों बर्बादी के रास्ते पे जाना। क्यों, अब इसका रीजन क्या है, जो राज्य की जो तिजोरी थी उसमें जो पैसा था उस पैसे में आने लग गई थी कमी, जगह जगह से जो पैसा था वो कलेक्ट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और उसका रीजन जो था वो बहादुर शाह खुद था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नंबर में ग्रांट करता था, किस चीज को देता था, यानी कि जागीर को, और अपने जो ऑफिसर्स थे उनका धड़ाधड़ करता था प्रमोशन। मुगल एम्पायर के अंदर अगर आप मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को पढ़ोगे तो एक चीज आपको पता लगेगी, ऑफिसर्स की रैंकिंग होती थी, और जब भी एक रैंक बढ़ती थी तो सैलरी लगभग 2 गुना से 3 गुना बढ़ जाती थी। तो ये अपने ऑफिसर्स को खुश करने के लिए प्रमोशन देता रहता था उनको। अब प्रमोशन देने का मतलब ये है कि जब भी आप अपने ऑफिसर्स को प्रमोशन दे रहे हो तो आप उनकी सैलरी के अंदर भी एक उछाल लेकर आ रहे हो। अब वो सैलरी कहीं पेड़ से तो उग नहीं रही है, जाएगी तो राज्य की तिजोरी से ही, तो राज्य की तिजोरी के अंदर जो धन पड़ा हुआ था वो समाप्त होने लगा और जागीर इसने ग्रांट करना शुरू करे। तो हम यहां पर सबसे पहले जागीर वर्ड का कॉन्सेप्ट का मतलब जान लेते हैं। जागीर है क्या, जागीर एक जमीन का टुकड़ा है जो कि मुगल ऑफिशियल्स को दिया जाता था, और जिनको वो जागीर लैंड जो मिलता था वो उनको, उन लोगों को हम कहते थे जागीरदार। जैसे मतलब मान लो कोई भी प्रॉपर्टी जो है आज के समय में अगर मैं आपको समझाऊं, वो स्टेट की है, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है।
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को दे रही है, जो लैंड एरिया कुछ भी हो, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, इंडिया का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो यूनियन ऑफ इंडिया के हाथ में है, तो वो है जागीर। मतलब एक रिलेट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने किसी ऑफिशियल को, अपने किसी मिनिस्टर को, सेंट्रल मिनिस्टर को वो लैंड का टुकड़ा दे देती है, तो उस बंदे को हम कहेंगे उस जमाने के अंदर जागीरदार। अब दिक्कत क्या थी, हमें ऊपर बताया जा रहा है जागीर देने की वजह से जो राज्य की जो तिजोरी थी उसके अंदर गिरावट देखने को मिली। पहला पैसा बहुत खर्च हो रहा था, तो ये कैसे, जो पीस ऑफ लैंड है पूरा भारत, जहां पर भी मुगल एम्पायर का शासन जो चल रहा था, उसको हम कहते हैं जागीर। जिन लोगों को वो दिया जा रहा है वो है जागीरदार। तो ये रीजन कैसे बना लॉस का, रेवेन्यू जो भी जागीर से कलेक्ट होता था, यानी कि एक लैंड है, एक एरिया है, एक डिस्ट्रिक्ट, जिला जितना होता है उतना बड़ा एक एरिया है, किसी मुगल एम्परर ने, मान लो बहादुर शाह ने मुझे दिया और मैं बन गया जागीरदार। अब उस लैंड के एरिया पर बहुत सारे लोग कर रहे होंगे खेती बाड़ी, अपना व्यापार कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ वहां पर उगा रहे होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। तो जो भी उधर से रेवेन्यू जो आएगा वो डायरेक्टली मेरी जेब में जाएगा, बीइंग अ जागीरदार, ठीक है। और मैं उसका ढेले भर अठन्नी या चवन्नी भी मैं स्टेट को नहीं दूंगा, यानी कि मैं बहादुर शाह तक नहीं पहुंचाऊंगा। तो जब मैं फ्री में ऐसे लैंड बांटते चल रहा हूं, मतलब सामने वाला जो मुगल एम्परर है बहादुर शाह मुझ जैसे जागीरदारों को लैंड बांटते हुए चल रहा है, उससे मैं जो भी रेवेन्यू कलेक्ट कर पा रहा हूं, किसी का शोषण करके टैक्स वसूल रहा हूं, उसके जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं उसको जब वो बेच रहा है इंसान, उसको जो प्रॉफिट आ रहा है उसको मैं अपनी जेब में रख रहा हूं। लेकिन पॉइंट इज, मैं चाहे कोई भी एटीट्यूड अपना रहा हूं अपने जागीर लैंड में, बीइंग अ जागीरदार, वो सारा रेवेन्यू जा रहा है मेरी जेब के अंदर, और मैं ढेला भर अठन्नी भी, चवन्नी भी, वो एक सिंगल रुपया भी मैं राज्य की तरफ नहीं भेज रहा हूं, तो राज्य की तिजोरी भरी नहीं पा रही है, ठीक है। और ये जो है मुझे मिलता क्यों था, यानी कि मुगल एम्परर जो है, आपका सवाल मुझसे ये हो सकता है कि वो आपको देगा ही क्यों जागीर, आपको जागीरदार बनाएगा ही क्यों, बिकॉज मैं स्टेट को कॉन्टिन्यूसली देता हूं सर्विसेज। इस वजह से खुश होकर मुगल एम्परर जो है वो मुझे देगा एक लैंड जो कि होगी जागीर। अब मैं उस लैंड का मालिक, मैं हूं जागीरदार, उसका जो भी रेवेन्यू आएगा वो मेरी जेब में जाएगा। मैं एक सिंगल रुपया भी राज्य के पास, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी के पास, मुगल एम्पायर के पास, मुगल एम्परर्स के पास, उनकी तिजोरी में कुछ भी नहीं भेजने वाला। तो ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस जो था वो चल रहा था मुगल एम्पायर के टाइम पर। अब ऐसा करा क्यों जाता था, ताकि कुछ जो लोग हैं, जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, जागीरदार जो हैं, वो रूट कर स्टेट की सर्विसेज को छोड़कर चले ना जाएं, क्योंकि वो अगर चले गए तो मेरा एम्पायर ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन इस बेवकूफ को ये वाली बात समझ में नहीं आ रही थी कि भाई जब तेरे पास रेवेन्यू होगा ही नहीं, और एक टाइम के बाद जब तू लैंड ऐसे बांटता चलेगा लगातार, तो लैंड भी नहीं बचेगा। कितने लैंड तू बांट लेगा, नए थोड़ी ना बन जाएंगे। इंडिया का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है, किसी भी एरिया का टेरिटोरियल एक्सटेंट है, आपका जो घर है मान लो 100 गज का है, आप उसे क्या रबड़ की तरह स्ट्रेच करके 200 गज का कर दोगे, नहीं ना। अगर आप जमीन किसी को बांटते चल रहे हो, दुनिया में जमीन तो लिमिटेड ही है ना। मुगल एम्पायर का भी जो टेरिटोरियल एक्सटेंशन है, जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है, उसकी भी तो एक सीमा होगी, एक एपेक्स पॉइंट होगा, कहीं ना कहीं एक हद पे जाके रुकेगी। तो इसको ये समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये वन ऑफ द रीजन था लॉस का, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे थे दोस्तों यहां पर कि इसने कॉम्प्रोमाइज की पॉलिसी अपनाई और कंसिलिएशन की पॉलिसी अपनाई, दूसरे रूलर्स के साथ जो है ये रिश्ते अच्छे करना चाहता था, जो अभी तक इसके पिताजी ने, इसके बाप ने, औरंगजेब ने खराब कर लिए थे। लेकिन ये वो गलती नहीं करना चाहता था, ये फालतू में किसी से लड़ झगड़कर भिड़कर अपनी फोर्सेस की तबाही और रेवेन्यू की तबाही नहीं देख सकता था। ये जानता था कि अभी हम उस पोजीशन पे नहीं है कि बेफिजूल की खर्ची करें दूसरों से लड़ने के लिए, ठीक है। तो अब हम यहां पर दोस्तों बात करने वाले हैं कि इसकी पॉलिसी कैसी हुआ करती थी दूसरे रूलर्स के साथ, ठीक है। यहां तक डिस्कशन समझ में आई मयूर, अंजलि, कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ू, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजपूतों के साथ इसकी अप्रोच कैसी थी बहादुर शाह की, ठीक है। शुरुआत में बहादुर शाह जो है, जो राजपूत जहां जहां पर रूल करते थे
उन राजपूत स्टेट्स के ऊपर अपना बहुत ज्यादा शिकंजा जो है वो कसना चाहता था। अब इसको लगा कोशिश करने में क्या जाता है, अगर मैं उनको झुका सकूं तो झुका ही लूंगा। लेकिन इसको ये वाली बात समझ में आ गई कि देखो राजपूतों को कंट्रोल करना ठीक नहीं है। और यहां पर थोड़ा बहुत एंगल, मतलब हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है लेकिन आप समझने की कोशिश करो। अभी जो मैं लिखने वाला हूं उस पॉइंट को जस्टिफाई भी कर दूंगा मैं अभी। यहां पर थोड़ा बहुत इसका जो मोरालिटी का एंगल था वो भी इसके मन के अंदर जाग गया। अब वो मोरालिटी का एंगल कैसे जाग गया यार, इसके खानदान के साथ ना बहुत पुराने समय से अगर हम बात करें पर्टिकुलरली अकबर के टाइम से, राजपूतों के साथ मुगल एम्पायर हमेशा पैरेलली चला है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, वो पैरेलली चले हैं। क्योंकि रिश्ते संबंध राजपूताना स्टेट्स के साथ जो रहे हैं मुगल एम्पायर के, वो शुरू से बहुत बेहतरीन रहे हैं। राजपूत स्टेट्स के साथ रिश्ते बनाते बनाते बहुत सारे मुगल एम्परर्स ने, जैसे अकबर ने दरबार में अपने इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स की पोजीशन राजपूताना स्टेट्स के इंपॉर्टेंट रूलर्स को दी है। तो ये राजपूतों को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। और ये भी मैं इसकी मेंटालिटी बता देता हूं कि इसने शुरू में कोशिश क्यों करी। मोरालिटी का एंगल इसका क्या कहता है कि भाई राजपूतों के साथ हमारे पुराने रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वो मेरे बाप ने बिगाड़े थे, मैं क्यों उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन यहां पर ये थोड़ा सा नेगेटिव मेंटालिटी का क्यों गया था विद रिस्पेक्ट टू राजपूत स्टेट्स, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया जो स्टेट के फाइनेंसेस जो थे ना वो बिल्कुल खत्म होते जा रहे थे। तो इसे लगा कि अगर मैं राजपूताना स्टेट्स को अगर झुका दूं तो ये पूरी की पूरी जो तिजोरी है मेरी, जो इनकी राज्य से जो फाइनेंस आएगा वो मैं मुगल एम्पायर की तिजोरी में भर सकता हूं। लेकिन बाद में इसको समझ में आ गया, इसके मंत्रियों वगैरह ने भी इसको समझाया कि भाई साहब राजपूताना स्टेट्स वगैरह से मत लड़ो, आपको उससे कुछ मिलने नहीं वाला है। तो इसने राजपूत स्टेट्स के साथ शुरू में कोशिश करी कि ये ग्रेटर कंट्रोल उनके ऊपर गेन कर सके। लेकिन बाद में इसने अपनाई पॉलिसी ऑफ कंसीलिएशन उनके साथ कि भाई तुम आराम से रूल करो, मेरी कोई भी दखल अंदाजी नहीं होगी, मेरे कोई भी ऑफिसर्स तुम्हें तंग नहीं करेंगे, हमारे बीच में आपस में युद्ध नहीं होगा। और बस इतना रखना कि इसने राजपूत स्टेट से बोला कि बस इतना रखना मान मर्यादा कि तुम मेरी छत्र छाया में, मुगल एम्पायर की छत्र छाया में काम कर रहे हो। तो राजपूत स्टेट्स को तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी, औरंगजेब से पहले भी यही अच्छे रिलेशंस राजपूताना स्टेट जो है वो मुगल एम्पायर के साथ चला रहे थे। औरंगजेब ने जो एक क्रैक बीच में डाल दिया ना, जो धागे में एक गांठ जो बांधती, तो ये फुलफिल करने का साम दाम दंड भेद तरीके से ट्राई कर रहा था बहादुर शाह। तो राजपूत स्टेट्स के साथ आपको पता लग गया होगा कि रिलेशंस कैसे रहे हैं। बात करते हैं सिखों के साथ। औरंगजेब ने सिख लीडर्स के साथ, सिख स्टेट्स के साथ, बेसिकली पंजाब के साथ अपने रिश्ते जितने बिगाड़े थे उतने आज तक किसी मुगल एम्परर ने नहीं बिगाड़े थे। औरंगजेब ने अपने सर के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक इस बात का भी लिया कि सिखों के पूजनीय गुरु का उसने मर्डर कर दिया था, ठीक है। लेकिन बहादुर शाह ने बहुत ज़्यादा उनको समझाते हुए, उनसे प्यार से बात करते हुए सिखों के साथ भी कंसिलिएशन की जो पॉलिसी है वो अपनाई। और जो रेबेलियस जो सिख थे, ठीक है, उनके साथ शांतिपूर्वक अपने रिश्तों को अच्छा करने की कोशिश करी। स्पेशली सिखों के जो लास्ट पूजनीय गुरु थे, अगर मैं आपसे पूछूं मयूर, सिख धर्म के अंदर कितने गुरु आज तक इतिहास के अंदर रहे हैं टोटल? 10, ठीक है। तो जो 10वें गुरु थे सिख के वो थे गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ इसने अपने रिश्ते जो है वो अच्छे करने की कोशिश करी और उनको पुचकारा कैसे, अब उनको समझाना भी तो था ना, बहादुर शाह को कन्विंस भी तो करना था सिखों को इस बात के ऊपर कि भाई मेरी जो अप्रोच है वो मेरे पिताजी जैसी नहीं है, मैं उनसे अलग हूं, तो मैं आपसे रिश्ते जो है वो अच्छे करना चाहता हूं। तो सिखों के जो लास्ट गुरु थे, 10th गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी को बहादुर शाह ने एक हाई मनसब दिया, एक हाई रैंक दी। और जब गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ हो गई तब इसने बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स अपनाए, ठीक है, और एक कैंपेन भी चलाया अगेंस्ट द रेबेल बंदा बहादुर। अब आप कहोगे कि गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम पर ये बहादुर शाह नौटंकी कर रहा था क्या अच्छे रिश्ते मेंटेन करने की? क्योंकि बाद में तो आप सर हमें बता रहे हो कि इसने बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स अपनाए,
कैंपेन चलाई अगेंस्ट द रेबल बंदा बहादुर। तो दोस्तों यहां पर आप एक टर्म के ऊपर फोकस करो। मैंने आपको क्या बताया, ये बंदा बहादुर एक रेबेलियस लीडर था। ये अच्छे रिश्ते करना ही नहीं चाह रहा था बहादुर शाह के साथ, मुगल एम्पायर के साथ। इसका ये कहना था कि जो पूरा का पूरा जो मुगल एम्पायर है उसकी जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी अप्रोच है, वो है एक ट्रेटर की अप्रोच। गद्दारी भरी हुई है मुगल एम्पायर और मुगल वंश के खून में। बहादुर शाह ने समझाने की कोशिश करी कि भाई मैं मानता हूं मेरे पिताजी से गलती हुई थी, लेकिन मैंने तुम्हारे लास्ट गुरु के साथ कुछ भी अन्याय नहीं करा, और मैंने तो बल्कि उनको हाई मनसब, एक हाई रैंकिंग भी दी थी, अच्छे रिश्ते करे। तुम खुद ही बता दो मुझे जरा मैंने तुम्हारे साथ क्या करा। लेकिन ये था एक गर्म खून का बंदा, बंदा बहादुर नाम था इसका। ये एक बहुत ही गर्म खून का बंदा था। ये चाहता था कि मुझे और ज़्यादा थोड़ा सा बेनिफिट मिले मुगल एम्पायर से, और ज़्यादा रैंकिंग मिले, मैं और रेवेन्यू कमा सकूं। और ये जोश जोश में आकर इसको लगता था कि मुगल एम्पायर को मैं सप्रेस कर दूंगा, दबा दूंगा, उनकी फोर्सेस को मारने का जो दम है वो मेरी फोर्सेस भी रखती हैं। तो बंदा बहादुर ने खुद जाकर मुगल एम्पायर से रिश्ते अपने खराब कर लिए। अब मुगल एम्पायर डिक्लाइनिंग फेज पर दोस्तों चला गया, वीक हो रहा है, लेकिन इतना वीक भी नहीं हो रहा है कि उसके रूलर्स पागल है कि सामने से कोई अटैक कर रहा है, सामने से कोई नाक में दम पैदा कर रहा है तो वो चुपचाप सहन करते रहेंगे। जब तक बहादुर शाह चुप्पी साध पाया, पैसिफाइड तरीके से पीसफुल अप्रोच के साथ रिश्ते अच्छे कर पाया, तब तक वो कर पाया। 10वें गुरु के जिंदा रहने तक, गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम तक, तब तक तो उसने कुछ भी नहीं करा। बंदा बहादुर ने जैसी अति मचा दी, तब मुगल फोर्सेस जो हैं वो सिखों के साथ दोबारा रिश्ते अपने खराब कर बैठती हैं, सिर्फ इस पर्सन की वजह से जिसका नाम था बंदा बहादुर। क्योंकि ये मुगल एम्परर्स को और मुगल एम्पायर को गाली भी देता रहता था कि गद्दार है, इनके साथ रिश्ते अच्छे वगैरह मेंटेन करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। हम थोड़ी सी बात दोस्तों यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी की भी कर लेते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी का जो पूरा का पूरा जो टेन्योर था, दैट वाज फ्रॉम 1664 टू 1708। ये इनका जीवन काल का पूरा बर्थ से लेकर डेथ तक का जो टाइम फ्रेम है वो यहाँ पर आपको बताया हुआ है। तो जो गुरु गोबिंद सिंह जी जो थे वो कौन थे? वो सिखों के 10वें, ठीक है, और लास्ट गुरु माने जाते हैं। इसके बाद जो ये गुरुशिप वाली जो चीज होती है कि जो गुरु होंगे, गुरु नानक जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक टोटल 10 गुरुज थे, ठीक है, यहां पर लिखा भी हुआ है 10th एंड लास्ट। उसके बाद जो ये गुरुज की जो परंपरा है सिखों के अंदर वो खत्म हो गई, और फिर उन्होंने एक किताब को ही दर्जा दिया अपने गुरु का, और उस किताब का नाम क्या है? सिखों की पवित्र किताब का नाम क्या होता है मयूर? हाँ, नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। इसी को फिर उन्होंने जो गुरु है वो माना। और लेट 17th सेंचुरी के अंदर, लेट 17th सेंचुरी के अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह डिक्लेयर कर दिया था जीते जी कि मेरे बाद सिखों में कोई भी गुरु नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहिब एज अ बुक को, ये बुक है दोस्तों, आप में से जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ बेसिक तरीके से। ये बुक होती है, सिखों की पवित्र बुक होती है। जैसे हिंदूज के अंदर श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, महाभारत जो एक पूजनीय किताब मानी जाती है, क्रिश्चियनिटी के अंदर बाइबल मानी जाती है, इस्लाम के अंदर जो है कुरान शरीफ मानी जाती है, ऐसे ही सिखिज्म एज अ रिलीजन के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो एक पवित्र रिलीजियस पूजनीय किताब मानी जाती है। तो लेट 17th सेंचुरी के अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी जो जब जिंदा थे, उन्होंने एक फाउंडेशन लेकर आ था खालसा पंथ का, आर्मी ऑफ द प्योर। अब ये कोई फौज नहीं थी सच में, मतलब एज सच लड़ने झगड़ने के लिए नहीं, बट जो सिख पीपल है उनके अंदर एक डिसिप्लिन लाने को, उनको रोज़मर्रा के जीवन में तौर तरीके, जो चाल चलन है रोज़मर्रा के जीवन में आपको क्या करना है, क्या रिचुअल्स फॉलो करने हैं, कैसे रहना है। जैसे 5K का सिखों के अंदर कंसेप्ट होता है, कंगा, केश, कड़ा, कच्छा और कृपाण, ठीक है, उसको कैसे फॉलो करना है, कैसे रिस्पेक्ट उसको देनी है, ये सब चीज़ें जो है उसका फाउंडेशन इन्होंने ले डाउन करा था। और उनकी डेथ के बाद वैसे जो 5K का जो कंसेप्ट है वो गुरु गोबिंद सिंह, ऐसा मत समझना कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसको शुरू करा था, वो शुरू तो गुरु नानक जी के टाइम से ही हो गया था, लेकिन ये सब जो चला, मतलब एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि नॉर्मेटिव बिहेवियर जो है वो सिखों का कैसा होना चाहिए, उसके लिए
पूरे की पूरा एक सेटअप बना रखा था और एक पर्सनल लोगों की जो एक आर्मी थी जो कि लोगों से बनी हुई थी उसको नाम दिया गया खालसा पंथ। ठीक है, खालसा का मतलब होता है शुद्ध। ठीक है, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है आर्मी ऑफ द प्योर। तो गुरु गोविंद सिंह जी की जब डेथ होती है तो जो इंस्टीट्यूशन था, जो गुरुशिप का के गुरुस की जो परंपरा थी गुरु नानक जी के टाइम से लेकर, जो कि फर्स्ट गुरु थे सिखिज्म के, और गुरु गोविंद सिंह जी तक जो कि 10th गुरु थे, वो गुरुशिप की जो परंपरा थी वो खत्म हो गई और जो लीडरशिप थी जो सिखों की वो पास हो गई ऑन टू हिज ट्रस्टेड डिसाइपल। यही वो बंदा था जिसका नाम था बंदा बहादुर, या इसको बंदा सिंह भी बोलते हैं। ये ज्यादातर किताबों में दोस्तों आपको बंदा बहादुर नाम दिखेगा, यहां पर लेकिन बंदा सिंह नाम दे रखा है, तो आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो हमने जो है मुगल्स की जो पॉलिसीज है उसको पढ़ा, मतलब राजपूत के साथ कैसी उन्होंने अप्रोच अपनाई, सिखों के साथ कैसी अपनी अप्रोच अपनाई। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर मराठास की। तो बहादुर शाह की जो पॉलिसी थी मराठा सरदारों के प्रति, मराठा चीफ्स के प्रति, वो कंप्लीट तरीके से बैठकर शांति व्यवस्था, शांति पूर्वक से बातचीत करने वाली पॉलिसी नहीं थी। वो थी एक हाफ हार्टेड कंसिलिएशन वाली पॉलिसी। यानी कि वो दिल से नहीं चाहता था कि मैं मराठास के साथ जो है वो बैठकर बातचीत करूं, वो मराठास को सप्रेस करना चाहता था। लेकिन हाफ हार्टेड कंसिलिएशन क्यों, फिर भी वो काफी ज्यादा मराठा चीफ्स के साथ बैठकर बातचीत करने को रेडी इसलिए हो गया क्योंकि वो जानता था, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, दिमाग में मुगल एम्परर्स के इस टाइम पर यही है कि लड़ने का मतलब है पैसे की बर्बादी, फौज की बर्बादी और वक्त की बर्बादी। तो कैसे ना कैसे करके वो बातचीत करने को मान गया। मतलब तू मैं तो हुई दोनों पार्टीज के बीच में, लेकिन अल्टीमेटली शांति का जो समझौता है या कोई जो एग्रीमेंट है, पीसफुल एग्रीमेंट, वो साइन हो गया। मराठास क्योंकि इस टाइम पर छोटे नहीं है, इस टाइम पर मुगल एम्पायर में जितने वो मुगल एम्पायर के सामने, मतलब जितने वो औरंगजेब के टाइम पर थे, अब वो एक ग्रेटर फोर्स बनने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन उनको भी ये था कि अभी लड़ाई झगड़े करने का कोई फायदा नहीं है, और मुगल एम्पायर को भी ये लगता था कि अभी लड़ाई झगड़े करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसको नाम दिया गया हाफ हार्टेड कंसिलिएशन। ठीक है, तो इसने करा क्या, मराठा सरदारों को, मराठा चीफ्स को खुश करने के लिए इसने उनको ग्रांट करा सरदेशमुखी। ठीक है, जो कि था 1/10 ऑफ द रेवेन्यू। ये क्या होता है सरदेशमुखी, अभी मैं आपको बताऊंगा। और ये डेक्कन में फॉलो करा जाता था, दक्षिण भारत के अंदर। लेकिन जो बहादुर शाह था उसने चौथ की जो डिमांड थी, अगेन इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स, ये दोनों टर्म ना मराठास के साथ एसोसिएटेड है दोस्तों। सरदेशमुखी जो कि 1/10 ऑफ द रेवेन्यू हुआ करता था, और चौथ जो कि 1/4 ऑफ द रेवेन्यू है। ठीक है, इसमें से इसने ग्रांट क्या करा, सरदेशमुखी जो है वो दे दिया था, लेकिन चौथ नहीं दिया था। ये वाली बात आप याद रखना, ये वेरियस एग्जाम्स में प्रीलिम्स का आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो हम इन जो टैक्स है सरदेशमुखी और चौथ के नाम के, इनको जरा समझ लेते हैं। ठीक है, उससे पहले एक लाइन और है, वो आप पढ़ लो, फिर मैं आपको चौथ और सरदेशमुखी के बारे में बताता हूं। जो हम बात कर रहे हैं ना दोस्तों कि इसकी जो अप्रोच थी वो हाफ हार्टेड कंसिलिएशन की थी, जैसा कि आप देख रहे हो, सरदेशमुखी के लिए मान गया लेकिन चौथ के लिए नहीं माना। सिमिलरली हाफ हार्टेड कंसिलिएशन ये होता है, आप सामने वाले की सारी बातें नहीं मान रहे हो, कुछ बातें आप अपनी भी रख रहे हो, जो आपको पसंद नहीं है वो आप कैसे भी करके नहीं मानोगे, चाहे सामने वाला कितना भी गिड़गिड़ा ले। और फिर आपका एटीट्यूड ये हो जाता है कि भाई तेरे को लड़ना है तो लड़ ले, मैं तो नहीं मानने वाला इस बात को। तो इसने दूसरी बात क्या नहीं मानी, इसने साहू को रिकॉग्नाइज नहीं करा। ये वाली बात याद रखना, इसने साहू को रिकॉग्नाइज नहीं करा एज द राइटफुल मराठा किंग। मराठास जो है वो राजा साहू को अपना राजा घोषित करना चाहते थे। इसने कहा भाई अगर तुम उसे अपना राजा घोषित करोगे ना, मैं सरदेशमुखी का जो राइट है, जो रेवेन्यू मैं तुम्हें 1/10 टैक्स जो कलेक्ट करने दे रहा हूं, मैं वो भी छीन लूंगा, मैं तुम्हें वो भी ग्रांट नहीं करूंगा। मैं नहीं देखता, बहादुर शाह ने कहा मैं नहीं देखता इसको एज अ राजा, मैं तो नहीं रिकॉग्नाइज करूंगा इसको एज योर किंग, एज मराठा किंग। ठीक है, तो ही लेट ताराबाई एंड साहू फाइट फॉर सुप्रीमेसी ओवर द मराठा किंगडम। तो जब मुगल एम्परर बहादुर शाह ने मना कर दिया कि मैं साहू को मराठा राजा जो है रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, तो ताराबाई और साहू के बीच में, जो कि मराठा के खानदान से ही या इनके एम्पायर से ही रिलेटेड लोग थे, उनके बीच में आपस में फाइट शुरू हो गई मराठा गद्दी के लिए। याद रखना कि जैसे मुगल एम्परर ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे किंगडम के इस बंदे को राजा की तरह नहीं देखूंगा, तो
तो फिर उनके खानदान के अंदर, उनके एम्पायर के अंदर, उनके जो मराठा चीफ है उनके अंदर एक जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको चौथ और सरदेशमुखी के बारे में बता देता हूं। चौथ और सरदेशमुखी जो है ये दो इंपॉर्टेंट सोर्सेस थे रेवेन्यू के, ठीक है, मराठा चीफ्स के लिए या फिर आप कह सकते हो मराठा एम्पायर के लिए। इनके पास जो मेन पैसा आता था वो इन दो तरह के टैक्सेस से आता था, जिसमें से एक का नाम है चौथ और दूसरे का नाम है सरदेशमुखी, ठीक है। चौथ को हम लोग चौथाई भी कहते हैं, और चौथाई क्या होता है, किसी भी चीज की, जैसे हम बोलते हैं ना एक चौथाई, तो यानी कि 1/4, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। तो चौथ एक प्रकार का रेवेन्यू था, इट वॉज अ टाइप ऑफ रेवेन्यू जो कि कलेक्ट करा जाता था। ध्यान से समझना, इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियरली समझा दूंगा मैं आपको। चौथ एक टाइप का रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, मराठास के अंतर्गत ये फॉलो होता था। अब ये किस लिए कलेक्ट करा जाता था, इनको ये रेवेन्यू देगा कौन और किससे मिलेगा, इनको ये मिलता था एक्सटर्नल टेरिटरीज से। यानी कि आप ऐसा मान लो ये है दोस्तों एक मराठा एम्पायर, ठीक है, यहां पर है कोई एक रीजनल किंगडम 1, यहां पर है कोई रीजनल किंगडम 2, और यहां पर भी मान लेते हैं कि हमें एक यहां पर है एक रीजनल किंगडम 3। अब क्या हुआ, रीजनल किंगडम जो ये 1 है, 2 है, 3 है, इन्होंने मराठा एम्पायर को अप्रोच करा कि भाई साहब हमें ना डर लग रहा है कि आसपास के लोग, आसपास के जो किंगडम हैं वो हम पर अटैक करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो ये किंगडम है छोटा मोटा ये ना ध्वस्त हो जाएगा। आप क्या हमें प्रोटेक्शन दे सकते हो, क्योंकि मराठास की जो फोर्सेस थी वो उस जमाने में काफी ज्यादा काबिले तारीफ थी। तो एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि ये लोग मराठा एम्पायर से दूसरे जो रूलर्स जो थे, जो रीजनल किंगडम्स थे, वो एक बोरोड फोर्स या बोरोड आर्मी मांगते थे, एक रेंटल आर्मी मांगते थे, एक प्रोटेक्शन का वादा मांगते थे। तो मराठा फोर्सेस ये कहती थी ठीक है भाई, हम आपको कंप्लीट तरीके से छत्र छाया दे देंगे, प्रोटेक्शन दे देंगे, बदले में आप हमें, जो हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बदले में आप हमें उसके लिए दो रोकड़ा, उसके लिए आप हमें दो पैसे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से टू साइडेड डीलिंग होती थी। कैसे डीलिंग, कि मराठास जो हैं वो दे रहे हैं सामने वाली टेरिटरी को, जिनको डर लग रहा है कि उन पे कोई कब्जा कर लेगा, कोई अटैक कर लेगा, उनको दे रहे हैं प्रोटेक्शन। उस प्रोटेक्शन के बदले में मराठा एम्पायर को एक्सटर्नल टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए मिल रहा है एक प्रकार का रेवेन्यू, ठीक है। तो वो यूज करा जाता था मराठा रूलर्स के द्वारा वो रेवेन्यू। और वो रेवेन्यू होता कितना था, सामने वाली की जो रीजनल किंगडम है या उसकी जितनी भी टेरिटरी है उसकी जो भी टोटल इनकम होगी, ठीक है, ये एक प्रकार से सामने वाला आपको टैक्स ही तो दे रहा है, और टैक्स किस बात का दे रहा है, क्योंकि आप उसको प्रोटेक्शन का प्रॉमिस दे रहे हो। तो जो टैक्स पेयर की जो टोटल इनकम होगी, ठीक है, उसका जो 1/4 हिस्सा होगा, ये मराठा सरदार या मराठा चीफ कहते थे कि आप वो 1/4 इस हिस्सा जो है वो हमें दे दो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। अब क्योंकि ये 1/4 था, 1/4 था, 1/4 था, इसलिए हम इसको चौथाई बोलते हैं या फिर चौथ बोलते हैं। तो ये हो गया पहले तरीके का टैक्स या रेवेन्यू का सोर्स जो कि मराठा एम्पायर या मराठा रूलर्स के द्वारा कलेक्ट करा जाता था। दूसरा है सरदेशमुखी, ये आप समझ गए ना सॉरी, कि ये टू साइडेड अप्रोच है। आपको सामने वाले को देनी है प्रोटेक्शन, और उस प्रोटेक्शन के बदले आपको मिलेगा रेवेन्यू जो कि सामने वाले की टोटल इनकम का 1/4 पार्ट होगा। बात करते हैं सरदेशमुखी की। सरदेशमुखी जो है वो किसी तरीके की प्रोटेक्शन के बदले में कोई पैसा नहीं था। आगे बढ़ने से पहले, सरदेशमुखी को डिस्कस करने से पहले एक बात याद रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। सरदेशमुखी जो मराठा एम्पायर कलेक्ट करता था एज अ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, वो सिर्फ डेक्कन में कलेक्ट होता था, दक्षिण भारत में कलेक्ट होता था। ये क्या होता था, इट वॉज 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू। जो हम बात कर रहे थे चौथ कितना होता था, 1/4 ऑफ द टोटल इनकम जो कि टैक्स पेयर आपको देगा। लेकिन ये क्या है सरदेशमुखी, 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू जो कि दिया जाता था हेड रेवेन्यू
कलेक्टर को या जिसको हम जमींदार बोलते थे, यानी कि जिसका भी लैंड है उसकी उस पर्सन के लैंड से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसको तो आप इनिशियली 100% ही कहोगे ना। मराठाओं की साइड से जो भी रेवेन्यू कलेक्टर या जो भी जमींदार जाएगा उस रेवेन्यू को कलेक्ट करने, वो 10% रेवेन्यू आउट ऑफ द एंटायर 100% रेवेन्यू आपको इनको देना पड़ेगा। और किसको देना पड़ेगा? दक्षिण भारत में दक्कन इलाके में, दक्कन का जो पूरा का पूरा एरिया जो था, वहां पर कुछ गिने चुने राज्यों के साथ इनका समझौता जो था वो चलता था, क्योंकि ये वहां पर एक प्रोमिनेंट फोर्स थे, एक प्रोमिनेंट पावर थे, एक प्रोमिनेंट एम्पायर थे, वहां इनका वर्चस्व जो था वो ज्यादा था। जिस प्रकार से मुगल एम्पायर के लोग, मुगल एम्परर्स बहुत सारे रीजनल रूलर्स को दबा लेते थे कि आपको हमारी छत्र छाया में काम करना है और आपको अपना रेवेन्यू कुछ हिस्से में हम तक पहुंचाना है। सिमिलरली दक्षिण भारत के अंदर, डेक्कन रीजन के अंदर मराठा एम्पायर का वर्चस्व जो था वो भी इतना विशाल था, इतना स्ट्रांग था, जस्ट लाइक नॉर्थ इंडिया के अंदर या फिर पूरे इंडिया के अंदर जैसे मुगल एम्पायर का था, कि वहां पर 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू जो है ये कुछ डेक्कन स्टेट से लिया करते थे। तो इट वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? जहां पर मराठास के पास ना हेरिडिटरी राइट थे रूल करने के, यानी कि बहुत ज्यादा पुराने टाइम से ये कुछ जिलों के ऊपर अपना हेरिडिटरी राइट जो है वो क्लेम करते थे कि तुम यहां पर कुछ भी कर रहे हो, लोगों से बोलते थे, लेकिन ये पूरा रीजन जो है रूल करने का हमारा है, इसको रूल करने के हमारे पास है हेरिडिटरी राइट्स, ठीक है। और उसके तहत, इस पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट के तहत, ये 10% जो टोटल लैंड रेवेन्यू है अपने पास रख लेते थे। और उसको लेता कौन था? मराठास की साइड से जो हेड रेवेन्यू होता था, हेड रेवेन्यू या तो कलेक्टर है या आप उसको सिंपली एक टर्म बोल सकते हो कि वो मराठा चीफ्स या मराठा एम्पायर की साइड से एक जमींदार है उस टैक्स को कलेक्ट करने वाला। और ये दिया जाता था, इट वॉज गिवन एज अ फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट टू द किंग। कौन देता था? जिन डिस्ट्रिक्ट्स में मराठास क्लेम करते थे कि यहां पर हमारा बहुत वंश, मतलब एक पूरा वंश चला आ रहा है जो कि रूल करता है यहाँ पर, ये हमारा ही एरिया है, हम आपको यहाँ पर खेती बाड़ी, व्यापार वगैरह, धंधा, काम, व्यवसाय वगैरह करने दे रहे हैं, आपको जो भी रेवेन्यू मिलेगा वो आप राजा तक पहुंचाओगे एज अ फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, ये मिलता था एक तरीके से प्रोटेक्शन मनी, और ये हेरिडिटरी राइट था इनका कि ये यहाँ से रेवेन्यू निकाल सकते हैं। ये था 1/4, चौथ, और जो सरदेश मुखी था वो था 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अगर हम बात करें, एक चीज को जरा रिकॉल करें, तो ये जो बहादुर शाह था इसने क्या करा था, जो अभी हम बात कर रहे थे, अब आपको ये लाइन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इसने मराठा सरदारों या मराठा चीफ को ग्रांट कर दिया था कि आप जो है सरदेश मुखी जो है 1/10 ऑफ द जो रेवेन्यू है वो आप कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप जो है चौथ 1/4 ऑफ द रेवेन्यू प्रोटेक्शन मनी वो आप कलेक्ट नहीं कर सकते। और वो सरदेश मुखी जो ये कलेक्ट करते थे, ये कहां पर कलेक्ट करते थे? मराठा चीफ्स या मराठा एम्पायर के लोग डेक्कन में, ठीक है। और चौथ के लिए तो उनको कोई भी अप्रोच कर सकता था कि आप हमारी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट कर लो, बदले में आप रेवेन्यू ले लेना, लेकिन बहादुर शाह ने इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करा, वो नहीं माना। और दूसरी कौन सी बात के लिए नहीं माना था? कि मैं साहू को राजा की तरह नहीं देखता हूं। और फिर अभी हमने पढ़ा कि ताराबाई और साहू के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी कि मराठा किंगडम की सुप्रीमेसी को कौन कमांड देगा, कौन संभाल के रखेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर? मयूर, कोई डाउट? अंजलि, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस चार्ट की तरफ देखो तो यहां पर आपको कुछ रूलर जो हैं दोस्तों वो नजर आएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके साथ मराठा एम्पायर जो है वो आरंभ होता है 1674 टू 1680। यहां पर आपको दो ब्रांचेस नजर आ रही है, एक संभाजी 1, दूसरा राजा राम। इनका जो वंश था दैट वाज कंपोज्ड ऑफ शिवाजी 2, और संभाजी की बात करें तो साहू, ठीक है। अभी हमने बात करी ताराबाई और साहू के बीच में एक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हो गया था
कि मराठा एम्पायर की सुप्रीमेसी के लिए वो लड़ने लग गए थे, ताराबाई और साहू। ठीक है, तो जहां पर जिस साहू की ये जो बात हो रही है वो इस साहू की बात हो रही है। अभी ये चार्ट आपको हो सकता है प्रॉपर तरीके से समझ में ना आए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मुगल एम्परर्स के ऊपर दोस्तों ज्यादा फोकस है। मराठा एम्पायर के चैप्टर की तरफ या मराठा एम्पायर के डिस्कशन की तरफ जब हम आएंगे, मैं इनके खानदान का पूरा डिटेल जो चार्ट है वो आपको समझाऊंगा, जस्ट लाइक दिस चार्ट, जहां पर इस चैप्टर के अंदर हम ये सारे मुगल एम्परर्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो उसी तरीके से मैं आपको मराठास का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला चार्ट है वो समझाऊंगा। ये वाला चार्ट तो बहुत शॉर्ट है, ठीक है। बस आपको इतना समझना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद ना दो जो ग्रुप्स है वो शुरू हो गए थे मराठा सुप्रीमेसी को लेकर, संभाजी वन, राजा राम, इनके जो बेटे थे साहू, उनके जो बेटे थे वो थे शिवाजी टू। ठीक है, तो यहां पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने एक फैक्ट पढ़ा ऊपर कि जब बहादुर शाह ने मना कर दिया कि मैं साहू को रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा एज मराठा किंग, तो ताराबाई और साहू के बीच में जो भिड़प है वो स्टार्ट हो गई मराठा सुप्रीमेसी को लेकर। तो पहले हम बात कर लेते हैं जरा साहू की, फिर थोड़ी सी बात कर लेंगे हम लोग ताराबाई की। ठीक है, साहू की बात करते हैं सबसे पहले। जो शाहू जो था, या साहू आप इसको कह लो, ये शिवाजी का पोता था। ठीक है, अब यहां पर कौन से शिवाजी की बात हो रही है? यहां पर कौन से शिवाजी की बात हो रही है? छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो रही है। तो जो साहू था वो इनका जो था वो क्या था? पोता था। दो बेटे, संभाजी वन, राजा राम। ठीक है, संभाजी वन का बेटा साहू। ठीक है, तो साहू जो था वो पोता था छत्रपति शिवाजी महाराज का। ठीक है, और इसको औरंगजेब ने बहुत सालों तक बंदी बनाकर रखा हुआ था, प्रिजनर बनाकर रखा हुआ था। और कब से? 1689 से ये बंदी था, ये एक तरीके से जेल में कैद था। लेकिन जैसे ही बहादुर शाह पावर में आता है, ठीक है, और औरंगजेब की डेथ होती है 1707 के अंदर, तो साहू को छोड़ दिया जाता है औरंगजेब की डेथ के बाद। फिर क्या होता है, इनके खानदान में, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि इनके मराठा किंगडम के अंदर एक भिड़प जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एक सिविल वॉर ब्रोक आउट हो जाती है। और उस सिविल वॉर का कारण क्या था? जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा, उसका सिर्फ एक ही कारण था कि मराठा की जो सुप्रीमेसी है उसको लीड कौन करेगा, उसको संभालेगा कौन। तो वो जो भिड़प है, वो जो लड़ाई है, वो जो शुरू होती है, जो सिविल वॉर जिसको बोला जा रहा है, इट ब्रोक आउट बिटवीन शाहू, और ये कहां से थे? सतारा किंगडम से, और इनकी आंट के बीच में, जिनका नाम था ताराबाई, और वो कहां से थी? कोल्हापुर से। ठीक है, तो हम फिर बात करते हैं ताराबाई के बारे में। ये थे साहू, जिनकी लड़ाई शुरू हो गई अपनी आंट ताराबाई के साथ, जो कि कोल्हापुर से थी। और फिर ताराबाई थी कौन? ताराबाई ना शुरुआती दौर में, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, आपको क्लियर नजर आएगा। हाँ, यहां देखो, ताराबाई जो थी, जो कि आंट थी साहू की, शी वॉज द रीजेंट ऑफ द मराठा एम्पायर। ठीक है, इनके खानदान से ही बिलोंग करती थी। फ्रॉम 1700 टिल 1708 ये रीजेंट थी। ठीक है, और जब वो रीजेंट थी, यानी कि थोड़ी बहुत उनके हाथ में पावर थी, जब वो कमान संभाल रही थी, और पावरफुल लेडी थी एक तरीके से, तो इन्होंने जो एंटी मुगल कैंपेन जो थे, जो एंटी मुगल जो स्ट्रगल है, उसको चलाया था। ठीक है, इन द नेम ऑफ हर सन शिवाजी टू। ठीक है, जब इनके हस्बैंड राजा राम की डेथ हो गई थी, इनके हस्बैंड हुआ करते थे राजा राम, उनकी डेथ हो गई थी, तब ये अपने बेटे के नाम पर एंटी मुगल स्ट्रगल जो है वो चला रही थी। ठीक है, और बेटा कौन था इनका? इनका बेटा जो था वो था शिवाजी टू। ठीक है, ये था इनका बेटा शिवाजी टू। तो बेसिकली अगर आप यहां पर देखो, जो लड़ाई है, आपको थोड़ा बहुत ही चार्ट देखकर समझ में आ जाएगा कि जैसे यहां पर राइटर हमसे बोलने की कोशिश क्या कर रहा है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, फिर जब हम मराठा एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे तब आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पर मराठा एम्पायर की शुरुआत हुई। इनकी एक साइड का जो बेटा है उसका नाम है संभाजी वन, जिनका बेटा है साहू। तो बेसिकली छत्रपति शिवाजी महाराज का ये हुआ पोता। ठीक है, दूसरी साइड पर जो उसके चाचा वाली जो लाइन है, उधर से ये भी हुआ पोता। हमें क्या बताया जा रहा है
ताराबाई के जो हस्बैंड थे राजा राम, इनकी हो गई थी डेथ। ठीक है, अब ये चाहती थी कि मेरा बेटा शिवाजी 2 जो है वो मराठा किंग बने, और इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट ऐसे ही नहीं दिया। ये आर्ग्यूमेंट यहां से शुरू हुआ था जब बहादुर शाह ने मना कर दिया था कि मैं रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा साहू को एज राइटफुल मराठा किंग। तब जाकर ताराबाई और साहू के बीच में जो है वो फाइट शुरू हो जाती है। साहू को लगता है वो एक एबल मराठा चीफ, मराठा किंग बन सकता है, लेकिन जो यहां पर उसकी जो आंट की बात चल रही है ना, तो आंट क्या, साहू की आंट क्या, मतलब ये हुए इसके चाचा वाली लाइन, वो चाची हुई उसकी, और ये इसका कजन भाई हुआ, चाचा का बेटा हुआ शिवाजी 2। वो चाहती थी शिवाजी 2 जो है वो बने मराठा किंग, लेकिन साहू अपने आप को एक एबल मराठा किंग के रूप में देख रहा था। तो इससे जो है मुगल एम्प्रेस बहुत खुश थे कि भाई आपस में लड़ रहे हैं, फोड़ो तुम लोग एक दूसरे का सर। ठीक है, तो अब आपको ये वाली लाइन समझ में आ गई होगी। अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं ताराबाई की, और जब ये वॉर ब्रोक आउट हुआ बिटवीन साहू ऑफ सतारा और ताराबाई जो उसकी चाची जो थी, जो शिवाजी 2 के नाम पर एंटी मुगल स्ट्रगल जो है वो अपना पूरा कैरी आउट कर रही थी, जब इनके हस्बैंड राजा राम की डेथ हो गई थी, यानी कि साहू के चाचा की, तब जाकर इनके अंदर, इनके खानदान के अंदर एक सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया था, जिसका भरपूर मजा लिया जा रहा था मुगल एम्परर्स के द्वारा। तो ये डिस्कशन आप लोगों को आई होप पूरी समझ में आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट मुगल एम्परर की, जानदार शाह की। अभी तक अगर इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें, बादशाह तो हमने कवर कर ही लिया था। इसके अलावा आज हमने जो 7th मुगल एम्परर है आजम शाह, इसको कवर करा, और 8th मुगल एम्परर बहादुर शाह को हमने कवर करा। लेटर मुगल्स की कहानी जो है अगले लेक्चर में हम और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों डिस्कस करेंगे। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी होगी, सबको समझ में आया होगा। सारे फैक्ट्स जो है आप लिखते चलना, शॉर्ट नोट्स हर चीज़ के बनाना, लेकिन एनालिसिस पे ज़रूर फोकस करना, जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताता रहता हूँ या जो स्टोरी लाइन बताता रहता हूँ, ताकि मेंस की आंसर राइटिंग में आपकी बहुत अच्छे से मदद हो सके। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।